हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप करते हैं इंग्लिश से क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस। मेरे दोस्तों, आज के सेशन में मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के साथ। इसका पैटर्न ठीक वैसा ही होगा जैसा कि आपको एसएससी सीएचएसएल के आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे। यह है हम लोगों के सामने आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। जैसा कि आप डायरेक्शन देख पा रहे होंगे मेरे साथियों, डायरेक्शन कह रहा है स्पॉट द एरर, यानी गलती ढूंढो। क्या गलती है आइए जरा देख लेते हैं। कह रहा है एज इट हैज बीन रेनिंग हेवीली सिंस 2 आवर्स द चिल्ड्रन आर एट होम। अब देखो, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब कभी भी आप एरर का क्वेश्चन बनाएंगे तो एरर के क्वेश्चन बनाने के दौरान मेरे भाइयों सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। सब्जेक्ट को हम क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है। तो सबसे पहले जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे एरर फाइंड आउट करने में किसी भी सेंटेंस में, वो है हमारा नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि हमारा नाउन सिंगुलर यूज हो रहा है या प्लूरल यूज हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा ऑब्जर्व करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम लोग देखेंगे कि इसके बाद यूज होने वाला जो वर्ब है वो वर्ब हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट नाउन प्रोनाउन चैप्टर का, फिर हम वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अप्लाई करेंगे। वर्ब कहने का एक मतलब ये भी है टेंस। तो वर्ब जब हम लोग ऑब्जर्व करने जाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो हम ऑब्जर्व करेंगे, वो करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे किसको? टेंस को। इन सब के बाद हम लोग एक चीज जो पैरेलल में लेकर के चलेंगे वो क्या होने वाली है? वो है कंजंक्शन। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट नाउन का, दूसरा कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का, तीसरा कॉन्सेप्ट वर्ब का यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंस दोनों को इकट्ठे ऑब्जर्व करेंगे। और फिर चौथा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्यों देखते हैं हम लोग? ये कंजंक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि सेंटेंस में अगर आपके दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट यूज हुए हैं तो वो किसी न किसी कंजंक्शन से कंबाइन होकर के यूज हुए होंगे। वर्ब यूज हुआ होगा वो भी कंजंक्शन से कंबाइन होकर के यूज हुआ होगा, एडजेक्टिव होगा तो वो भी कंजंक्शन से कंबाइन होकर के यूज होने की चांसेस है उसके भी। तो इसलिए कंजंक्शन जो है सो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दूसरे टॉपिक से कंपैरिजन में। इसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजी में आगे बढ़े तो फिर आप ऑब्जर्व करेंगे एडजेक्टिव को, और अगर एडजेक्टिव तक में भी अगर एरर नहीं मिल रहा है तो फिर जितने चीजों के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है सबको एक बार में अप्लाई कर दीजिए। हालांकि 80% क्वेश्चन इतने तक आते आते अपना दम तोड़ देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस में क्या है। सबसे पहले कह रहा है एज। एज मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत में एज आया है, सिर्फ एज, तो इसका मतलब हो गया चूंकि। जब ये किस चीज को बताएगा? ये किसी चीज के रीजन को बताएगा कि चूंकि क्या है, बहुत बारिश हो रही थी, भारी बारिश होते आ रही थी। इट हैज बीन रेनिंग। अब देखो, इट जो है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके साथ लगा है हैज के साथ लगा है बीन, और बीन के साथ लगा है बिफोर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या होता है? फॉर होता है या सिंस होता है, और फॉर और सिंस के बाद होता है टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको इसमें पता है कि फॉर का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है। और सिंस का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की लड़ाई में देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। कह रहा है कि सिंस 2 आवर्स, तो 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे। दो घंटे, तो 2 घंटे तो कभी से कभी का 2 घंटा हो सकता है ना। 8 से 10 का भी 2 घंटा हो सकता है, 10 से 12 का भी 2 घंटा हो सकता है, 1 से 3 का भी 2 घंटा हो सकता है। यानी कि ये है एक टाइम पीरियड। और आप यहाँ पर सिंस को अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप किसको? फॉर को अप्लाई करेंगे। तो ये जो सिंस 2 आवर्स लिखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में, ये वाला जो सबका एरर हो जाएगा। और इस एरर को साथियों करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? फॉर 2 आवर्स करके करेक्ट करेंगे। मेरे भाई अभी तक क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? किस सोच में, किस दुविधा में, किस परेशानी में, किस कष्ट में, किस पीड़ा में बैठे हो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सखा? चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कर दो, ताकि तुम्हारे दूसरे दोस्त भी इसको देख करके इसका फायदा उठा सके। और आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? 2 नंबर में कह रहा है कि एंटोनिम यानी कि उल्टा ढूंढना है। अब उल्टा किसका ढूंढना है मेरे भाई? लिंगर का। लिंगर का मतलब क्या होता है? किसी स्थान पर, किसी जगह पर, किसी समय पर देर समय तक रुकना। देर समय तक रुकना यानी क्या? देर तक रुकना, देर तक रुकना, कहीं पर हॉल्ट करना, देर तक स्टे करना, देर तक। तो देर तक रुकना का उल्टा क्या होगा? रुकना का उल्टा क्या होगा? चले जाना। तो चले जाना के लिए हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? लीव। लीव यानी कि चले जाना, यहाँ पे उल्टा अपोजिट हो जाएगा इसका। वैसे चूज का मतलब तो होता है क्या? पता ही है आपको, पसंद करने के सेंस में यूज करते हैं।
इंटरटेन मतलब मनोरंजन, और अनॉय मतलब परेशान। तो फिर इन तीनों में से 2, 3, 4 में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लीव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अब मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस हिज मेमोरी। एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बात हो रही है जिसमें कह रहा है कि कोई इंसान जो है वो पार्टली यानी कि आंशिक तौर पर और कंप्लीटली या फिर पूरी तौर पर अपना याददाश्त खो बैठता है। क्या कहते हैं मेरे साथी उसको? उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एमनीशिया कहते हैं। ठीक है, इसमें याददाश्त खोने वाली जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? एमनीशिया कहते हैं। चलिए दूसरी बीमारियों को देख लेते हैं। एस्फिक्सिया किसको कहते हैं हम लोग? एस्फिक्सिया मतलब होता है दम घुटना। जब दम घुटता है ना, दम घुटता है तो उसको हम लोग एस्फिक्सिया कहते हैं। एनीमिया पता ही है आपको, खून की कमी होती है ना? जब खून की कमी होती है तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? अनीमिया कहते हैं। अब एक है एलोपीशिया। एलोपीशिया का मतलब क्या होता है? गंजापन। गंजापन जो ट्राया जो ऐड कर रहा है आजकल बहुत ज्यादा, तो गंजापन, बालों का उड़ना, बालों का उड़ना, बालों का झड़ना क्या होता है? एलोपीशिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सो फ्रेंडली लाइक। सो फ्रेंडली लाइक की जगह पे क्या करेक्ट होगा वो आपको 1, 2, 3 में से सर्च करना है। और अगर सो फ्रेंडली लाइक अगर सही लिखा है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ना 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज आप लोग कंजंक्शन चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज को अपने दिमाग में रखिए। कंजंक्शन चैप्टर हमको ये कहता है एज और लाइक के बारे में। कंजंक्शन हमको ये कहता है कि एज के बाद जो वर्ड यूज होगा ये वर्ड कौन से केस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। वहीं लाइक जो है इसके बाद जो वर्ड हम यूज करेंगे वो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है कंजंक्शन का। तो हमने देखा यहाँ पर कि लाइक है, लाइक के बाद सब्जेक्टिव केस का वर्ड है, तो मामला तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए। तो एज वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर वाला इसका ऑप्शन हुआ, तो 1 नंबर सही हो गया। ये तो हुआ क्या? तरीका नंबर 1। ये तरीका नंबर 1 हुआ वे 1। अब जरा हम लोग वे 2 को देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट एरर को पहचानने का। अगर हमको ये कहना है कि रमन, रमन जो है ये नमन, रमन और नमन दोनों बराबर हैं। किस चीज को लेकर के बराबर हैं? तो हाइट को लेकर के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि रमन इज एज टॉल एज रमन। हम कह सकते हैं रमन इज एज टॉल एज नमन। हम ये बात बहुत प्यार से कह सकते हैं कि रमन जो है वो नमन के जितना लंबा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नमन जो है वो रमन के जितना लंबा है। दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अगर रमन जो है ये इक्वल नहीं है नमन के हाइट के रिस्पेक्ट में, तो फिर हम क्या करेंगे? नॉट एज टॉल एज करेंगे क्या? तो फिर हम क्या करेंगे? नॉट एज टॉल एज करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जब निगेटिव का सेंस आएगा तो हम क्या करेंगे? निगेटिव का सेंस आएगा तो नॉट के बाद सो के बाद पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव था वो, और उसके बाद एज, यानी कि यहाँ पर हम सो के साथ एज का यूज करेंगे। कब? जब हमको सेंटेंस को निगेटिव बनाना होगा कंपैरिजन को दर्शाते हुए, तब हम लोग सो के साथ एज का यूज करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो सो के साथ हम लोग क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे सो के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एज का यूज कर दिया है। सो के साथ एज का यूज कर दिया हमने। ठीक है, तो उस हिसाब से भी अगर हम वे 2 से भी देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब है हमारा, ना कि 2, 3 में से कोई दूसरा हमारा सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है? काफी आसान सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ ही रहा होगा। आप ऑप्शन नंबर 3 और 4 में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्टेशनरी जिसमें ई लगा है, याद रखिएगा कि ई से क्या होता है हमारा? एडुकेशन। ई से हमारा एक वर्ड होता है एडुकेशन, और एडुकेशन का मतलब होता है हमारा क्या? शिक्षा। और ये वाला जो स्टेशनरी है ये शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षण सामग्री जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी शॉप। ठीक है, और शिक्षण सामग्री को हम कहते हैं क्या? स्टेशनरी। वही ये वाला जो स्टेशनरी है ए वाला, ये स्टेट ऑफ रेस्ट को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट को, यानी कि स्थिरता का जो अवस्था होता है उसको डिनोट करता है स्टेशनरी। वही स्पेलिंग तो स्ट्रैटेजी की गलत है। क्या होना चाहिए? STRATEGY, रणनीति, स्ट्रैटेजी करेक्ट स्पेलिंग होगी, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई।
कह रहा है एरर बताने के लिए। फिर से यहाँ क्या करना है हमको, सेंटेंस में हम लोगों को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। जब यहाँ पर एरर ढूंढेंगे हम फिर से, तो फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो देखते हैं हाउ मेनी एग्स, एग्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। मेनी के बाद का नाउन काउंटेबल और प्लूरल होना चाहिए, तो मेनी के बाद का नाउन काउंटेबल और प्लूरल है, यानी ये तो सही है। अब इसके लिए वर्ब का यूज होना चाहिए, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब का भी यूज हुआ है, ये भी सही है। पुट अपने V1 V2 V3 तीनों फॉर्म में सेम होता है, तो पुट लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनटू द बास्केट, बास्केट में रखे थे, इसमें भी कोई एरर नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब को देखा, वर्ब के साथ हमने फिर प्रीपोजिशन को देखा, कहीं भी कोई भी चीज में एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस ऐप इज अ वेरी, अब देखो यहाँ पे लग गया है क्या, दिस ऐप इज अ वेरी, और लग गया, और लगने का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल लग गया। और आर्टिकल आता किसके लिए है, नाउन के लिए आता है। इसमें से नाउन कौन है, कन्वीनियंट नाउन है। दिस ऐप इज अ वेरी कन्वीनियंट वन, ठीक है। वैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो कन्वीनियंट नाउन तो नहीं होगा, इस वन के लिए कन्वीनियंट जो है तो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम कर देगा, ठीक है। तो ये तो है जो किसके लिए यूज हुआ, वन के लिए यूज हुआ यहाँ पे, और हमको यहाँ पे क्या एडजेक्टिव यूज करना है, तो हम कहेंगे दिस ऐप इज अ वेरी कन्वीनियंट वन, ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन से फॉर्म में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म ऑन टीवी एज देयर इज नथिंग मच टू डू, बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग देख भी सकते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं क्या, टीवी पर एक फिल्म देख सकते हैं। तो वी माइट ऑल्सो वॉच, वी माइट ऑल्सो वॉच का मतलब क्या होगा, वी माइट एज वेल वॉच, यानी कि हम भी साथ में, का मतलब क्या हो गया, हम भी साथ में देखेंगे। तो एज वेल लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि पहला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वॉइस बदलनी है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखा है, ऑल द इनमेट्स, ऑल द इनमेट्स, ये तो नंबर को डिनोट करता है, ये आर्टिकल ही है, तो आर्टिकल किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा, नाउन के पहले यूज होगा। तो ऑल द इनमेट्स यहाँ पर क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट के बाद हम क्लियरली देख पा रहे हैं मेरे साथियों की वॉज और वर्ब में से कोई एक चीज लिखी है यहाँ पे, वर्ब। और आपको पता है ये वॉज वर्ब के साथ V4 का यूज करते हैं, ठीक है। V4 का मतलब क्या हुआ, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ये कब करते हैं मेरे साथी, ये काम हम लोग करते हैं एक्टिव वॉइस में, ठीक है। ये काम हम कहाँ करते हैं, एक्टिव वॉइस में करते हैं, ठीक है। लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात आती है, तो वर्ब के बाद अगर बीइंग प्लस V3 है, वर्ब के बाद अगर बीइंग प्लस V3 है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्टिव, अगर ये पैसिव है तो फिर इसका एक्टिव क्या हुआ होना चाहिए, इसका एक्टिव होना चाहिए वॉज या वर्ब प्लस V4, ठीक है। और अगर पैसिव में तुम्हारे पास वॉज या वर्ब प्लस V3 है, वॉज या वर्ब प्लस V3 है, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास बीइंग नहीं है, तो इसका एक्टिव क्या हुआ होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए V2। तो देखते हैं V2 कहाँ है, यहाँ पे आर लगा है, यहाँ हैव लगा है, यहाँ हैव लगा है, सब गलत है। ये तो प्रेजेंट का हो गया, ये भी प्रेजेंट का हो गया, ये भी प्रेजेंट का हो गया। सही क्या होगा, द फायरमैन रिस्क्यूड, द फायरमैन रिस्क्यूड जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्पॉट द एरर। फिर से वही करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी, सब्जेक्ट वी है, वी के साथ हैव लगता है, बहुत सही है। कह रहा है नॉट मेट, वी हैव नॉट मेट, हम लोग नहीं मिले हैं, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। अब तो ये फिर वही वाली एरर होगी, सिंस का यूज क्यों कर दिया यहाँ पे, सिंस की जगह पे क्या होना चाहिए था, फॉर होना चाहिए था। अब तुम ये कहोगे कि सर यहाँ पे फॉर और सिंस में आप एरर ढूंढ रहे हैं, जबकि फॉर और सिंस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में निकलता है। तो एक चीज याद रखना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मीनिंग निकलता है सेंटेंस से, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस का जो मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग इक्विवेलेंट होता है कौन से मीनिंग के, परफेक्ट वाले मीनिंग के, वो इक्विवेलेंट होता है। तो वी हैव नॉट मेट की जगह पे अगर वी हैव नॉट बीन मीटिंग हो जाएगा, तो वी हैव नॉट बीन मीटिंग लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। वैसे यहाँ पर एरर क्या है, सिंस के जगह पे फॉर होना चाहिए, क्योंकि 6 months जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो सिंस 6 months की जगह पे क्या हो जाएगा, फॉर 6 months हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से है क्वेश्चन किसका, वॉइस का। हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लिखा है, ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स, जितने भी पुरस्कार विजेता पुरस्कार विजेता जो भी किताबें हैं, हैव बीन डिस्प्लेड। अब हैव के बाद बीन और बीन के बाद क्या आता है, V4 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, V3 लिखा है।
यानी कि ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव में तो इसको एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, हैव बीन डिस्प्लेड को क्या करना होगा, हमको हैव डिस्प्लेड करना होगा। तो कहाँ है, वी हैव डिस्प्लेड। आर डिस्प्लेइंग तो होगा नहीं क्योंकि इसके पैसिव में बीइंग आएगा। हैव टू डिस्प्ले होने का कोई मतलब नहीं है। हैव टू डिस्प्ले इसमें चेंज हो जाएगा पैसिव में। अगर हम एक्टिव से अगर हम पैसिव में ले जाए पहली बार, तो ये एक्टिव में अगर इसको हम पैसिव में ले जाएंगे हैव टू डिस्प्ले को, तो क्या हो जाएगा, हैव टू बी डिस्प्लेड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में है नहीं। तो वी हैव डिस्प्लेड इसका सही जवाब हो जाएगा। वी हैव डिस्प्लेड ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स ऑन द टेबल्स। क्या हो जाएगा, ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड। हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। क्या याद रखना है भाई साहब, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। इसको याद रखना है किस चीज के लिए, इसको याद करके रखना है हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस। किसी भी इंसान के खुद के मेंटल और इमोशनल जो प्रोसेसेस होते हैं उसके जो परीक्षण होती है, उसके जो एग्जामिनेशन होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, यानी कि अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद को एग्जामिन करने का जो काम है वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। का मतलब होता है अपने अंदर झांक करके भी देखना, ठीक है। असेसमेंट का मतलब तो टेस्ट हो गया, इंस्पेक्शन का मतलब चेकिंग से रिलेटेड है, और वैल्यूएशन तुमको पता ही है कि उसके साथ क्या वैल्यू एडेड है। वैसे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे साथी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, काफी आसान है। ऑप्शन में अपने पास बी और ए ही है, दूसरा सी और डी है नहीं, तो सी और डी को हम ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे। बी और ए में है जिसमें से बी की मेजोरिटी ज्यादा है, तो हम पहले बी को देख लेते हैं कि बी नंबर स्टेटमेंट क्या रहा है। कह रहा है क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। एक वर्ष में कह रहा है कि एक वर्ष में क्रिसमस और न्यू ईयर ही है जो कि ऐसा समय है जिसको कि सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जिसे सेलिब्रेट करना है। अब क्या कह रहा है, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार्स लैंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। पूरे सिटी में विंटर कार्निवल और जो क्रिसमस बाजार चलता है उससे जो है तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास, जो कहते हैं ना सर्दी में भी गर्मी का एहसास, मतलब इंजॉय इंसान क्या करता है, इंजॉय करता है। ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट नंबर सी। डी में कह रहा है फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, लगातार दूसरी बार, वी आर लाइकली टू सी रेस्टोरेंट सेलिब्रेशंस फॉर फियर ऑफ द पैंडेमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन। लगातार दूसरी बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लोग जो है तो सेलिब्रेशन करने में घबरा रहे हैं, और उस पर क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, उस पर क्या लगा हुआ है, एक रोक लगा हुआ है। लोग जो है तो निकल नहीं पा रहे हैं अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो बी नंबर स्टेटमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर दो टाइम फ्रेम बता रहा है जहाँ पर किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन होना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो बी हो जाएगा। तो 3 नंबर तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, बचता है ए, सी, ए, बी और डी, मतलब 1, 2 और 4 ऑप्शन बचते हैं। तो क्या सेलेक्ट करेंगे हम जरा देख लें। बी के बाद ए 2 जगह है और सी 1 जगह, तो बी के बाद सी तो चलो ठीक है, बट ए एक बार देख ले। कह रहा है कि स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे एक फ्रेज यूज कर दिया गया, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो वर्ष के किस दौरान पर, वर्ष के किस समय पर स्कूल जो होते हैं सब बंद होते हैं और विंटर ब्रेक होता है, किस समय पर, तो भाई साहब क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर। तो बी के बाद आ गया ए, तो बी सी डी जो है सो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद है सी और फिर है डी। तो डी नंबर स्टेटमेंट कह रहा है फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू सी रेस्टोरेंट सेलिब्रेशन। लगातार दूसरी बात हम लोग संभावित हैं कि ऐसा हम लोग नज़ारा देखेंगे। वहीं हमारे पास जो सी नंबर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार्स लैंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। पहले हो जाएगा सी, क्योंकि ये सी नंबर स्टेटमेंट जो है सो फन को डिनोट कर रहा है, एंथुसियाज्म इंटरटेनमेंट को डिनोट कर रहा है। और फिर डी नंबर स्टेटमेंट सबसे लास्ट में जाएगा कि भाई साहब ऐसे होने की संभावना है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ए, सी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इडियम एंड फ्रेज के बारे में, कह रहा है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मतलब पेड़ पे पैसे नहीं उगते हैं, इसका इडियम एंड फ्रेज बताना है। चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग, जब मैंने उससे अपने फ्रेंड के वेडिंग के लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस मांगा, माई मदर रिमाइंडेड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि पैसे जो हैं वो पेड़ पर नहीं लगते हैं, नहीं उगते हैं। क्या हो जाएगा, पैसा पेड़ पे नहीं उगने का क्या मतलब है कि पैसा जो है सो एक हार्ड अर्नड और लिमिटेड मनी है।
पैसा जो है तो पेड़ पर नहीं तो क्या छोटे पौधों पे उगता है, और वो बहुत ज़्यादा हैं पौधे। फिर यहाँ पे है पैसा जो है सो पत्तों की तरह है, एक पेड़ के पत्तों की तरह, जो कि इजीली अवेलेबल है। और फिर कह रहा है कि मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड, और पैसा तो बस बिखरा पड़ा है भाई साहब, आपके पास ऐसा ही पैसा पड़ा है, आप खर्च करते जाओ। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज का क्या मतलब हो जाएगा? मेरे ख्याल से 14 नंबर का ऑप्शन होना चाहिए 4, क्योंकि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज ये बात एहसास दिला रहा है कि जो राइटर है, जो क्वेश्चन सेटर है, जो पेपर सेटर है, वो ये कहना चाह रहा है कि बेटा पढ़ लो अच्छे से, अगर ये मौका निकल गया तो फिर जो है तो तुमको कम से कम 20 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा अगर तुम एसएससी सीजीएल की परीक्षा को फेल करते हो तो। ठीक है, तो मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, ये होगा कहाँ से, किसका मतलब होगा? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज का मतलब हो जाएगा, यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? फालतू। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? फालतू, बेकार, फालतू, बेकार। ठीक है। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, का मतलब है आवश्यकता से अधिक। एरोगेंट मतलब आप जानते ही हैं, इसेंशियल मतलब आप जानते ही होंगे, और इग्नोरेंट का मतलब जानते ही होंगे, इग्नोर कर देने वाला। तो रिडंडेंट का मतलब होता है फालतू, बेकार, और यहाँ कह रहा है आवश्यकता से अधिक। तो मेरे भाई साहब, अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से, आपके नीड से अगर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है? वो फालतू है, बेकार है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सिनोनिम चाहिए, चूंकि उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरफ्लुअस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि अर्ज का सिनोनिम बताइए। अर्ज का मतलब क्या होता है? मैं अर्ज करता हूं तुमसे, आई अर्ज यू टू काइंडली एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, तो मैं आपसे विनती करता हूं, गुहार लगाता हूं कि कृपया करके मेरे एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो क्या अपील करता है, प्रोटेस्ट करता है, रिफ्यूज करता है, या फिर रिप्लाई करता है? क्या करता है? मेरे हिसाब से तो अपील करता है। अप्रोच अर्ज करता है प्रिंसिपल को, मतलब क्या करता है? अपील करता है प्रिंसिपल के सामने। 16 का आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेशन का है, और नरेशन में हम देख पा रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये थर्ड पर्सन आसिफ से शुरू हुआ है, और अगर ये थर्ड पर्सन आसिफ से शुरू हुआ है तो जो तुम्हारा इसका इनडायरेक्ट नरेशन है, उस इनडायरेक्ट नरेशन में आसिफ वहाँ पे एज इट इज रहेगा। एक चीज और देखना है हमें कि आसिफ के बाद लिखा है गो एंड वॉश योर हैंड्स, गो एंड वॉश योर हैंड्स। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस कमांड को डिनोट कर रहा है। क्योंकि ये सेंटेंस किस चीज को डिनोट कर रहा है साथियों? कमांड को डिनोट कर रहा है। अब जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो फिर क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग क्लॉज ये दोनों जब कंबाइन होता है, ये इन्फिनेटिव की हेल्प से कंबाइन होता है। इन्फिनेटिव की हेल्प से कंबाइन होता है, यानी कि 2 + V1 की हेल्प से ये कंबाइन होता है। तो द टीचर सेड लिखा है, और सारे ऑप्शंस में टोल्ड है, तो टोल्ड को रहने दीजिए। द टीचर टोल्ड आसिफ डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा आसिफ। तो ये 2 वाला तो एलिमिनेट हो गया, बचा 1, 2 और 4। तो द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो आउट एंड वॉश हैंड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे केवल गो है, यहाँ पे भी केवल गो है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमने कहा था क्या कि रिपोर्टेड स्पीच जो है तो किससे शुरू होगा? 2 + V1 से शुरू हो जाएगा। तो 2 गो तो यहाँ पर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। कह रहा है लाई लो। लाई लो का मतलब क्या हुआ? सिट ऑन अ लो चेयर, भाई जो नीचे झुकी मतलब जो छोटी कुर्सी है उस पर बैठना। लाई डाउन एंड रिलैक्स आफ्टर अ टायरिंग डे, मतलब एक थकावट से भरा दिन जो है, वैसे दिन के बाद क्या करना भाई? लाई डाउन करना और रिलैक्स करना। अगला है फ्लाई ए प्लेन एट अ लो ऑल्टीट्यूड, कम ऊंचाई पर जहाज उड़ाने के सेंस में बात हो रही है। और ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, और ऐसा कोशिश करो कि लोग तुमको क्या करें? नोटिस ना कर पाए। तो लाई डाउन का आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। एरर का क्वेश्चन फिर से है, जरा देख लें क्या है यहाँ पे। द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल, पुलिसमैन जो है उसने बहुत सारे लोगों से पूछा, बट नो वन वाज नोइंग। मेरे भाई यहाँ पे नो वन वाज नोइंग, नोइंग जो है तो क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। और वर्ब ऑफ परसेप्शन कहने का क्या मतलब हुआ? वर्ब ऑफ परसेप्शन कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब ये होता है कि एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व है क्या? तो स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग वैसे वर्ड्स का V4 हम लोग
अवॉइड करते हैं। जनरली हम लोग ऐसे वर्ड्स का बिफोर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो वॉज नोइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू हो जाएगा। बट नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट अकर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल। मतलब जो चीज जिस तरह से ओरिजिनल था एकदम उसी शब्दों में कर देना, एग्जैक्टली उसी शब्दों में कर देना, क्या कहते हैं उसको, वर्बैटिम कहते हैं। मतलब अक्षर बाई अक्षर, लेटर बाई लेटर जो चीज कॉपी कर ली जाए उसको हम क्या कहेंगे, वर्बैटिम कहेंगे। यानी कि वैसे इसका हिंदी तो होता है अक्षरशः। अक्षरशः का मतलब क्या होता है कि वर्ड बाई वर्ड कॉपी कर लेना, ठीक है। मतलब क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। आइए देखते हैं सारे ब्लैंक से पहले। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन built in and around the center of Birmingham and speed limits have been dashed on selected roads। ये तो भाई काफी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यू साइकिल रूट जो है वो बनाया गया है भीतर में और बाहर कहाँ पे, सेंटर ऑफ बर्मिंघम के, और उसमें जो स्पीड लिमिट जो है उसको क्या कर दिया गया है, हैव बीन डैश ऑन सेलेक्टेड रोड्स। और स्लीप लिमिट जो है वो क्या है, सेलेक्टेड रोड्स पे, चुनिंदा रोड्स पे क्या है, अर्ली है, इग्नोरेंट है, इन्फेंट है या फिर यंग है। तो फिर क्या है, स्पीड लिमिट्स हैव बीन यंग ऑन सेलेक्टेड रोड्स। कुछ तो यहाँ पे एरर में ऑप्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत आई है। एक सेकेंड जरा मैं देख लूँ इस क्वेश्चन के ऑप्शन को, साथियों इसके ऑप्शन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ऑप्शन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। माफ करना साथियों, यहाँ पे ऑप्शन में एक गड़बड़ी है। इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन इसका है यहाँ पे शॉर्ट एंड। ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट एंड, कम किया गया, शॉर्ट एंड। दूसरा ऑप्शन है स्केल्ड। तीसरा ऑप्शन है लेसेंड, यानी कि ये भी हो गया, कम किया गया। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर रिड्यूस्ड। चौथा ऑप्शन क्या है, रिड्यूस्ड। तो फिर सही क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो भाई सेंटर ऑफ बर्मिंघम के आसपास जो है सो नए साइकिल रूट्स बना दिए गए हैं और स्पीड लिमिट्स जो है सो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। सेलेक्टेड रोड्स पे स्पीड लिमिट को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्कीम हैज नाउ बीन इन डैश फॉर अ ईयर एंड हैज बीन हेल्ड एज अ डैश सक्सेस। जो स्कीम है वो क्या है भाई साहब, ऑपरेशन में है, प्रोसेस में है, एक्टिविटी में है, एजेंसी में है, क्या है, स्कीम जो है वो ऑपरेशन में है, यानी कि स्कीम जो है तो सुचारू रूप से लागू है। एंड हैज बीन हेल्ड एज अ डैश सक्सेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेट सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई टर्म है नहीं जिससे हम कंपेयर करें। तो मोर ग्रेटर तो वैसे भी ब्लंडर है, ये भी कंपेरेटिव ये भी कंपेरेटिव, दोनों तो एक साथ होगा नहीं, गलत हो जाएगा। कोई दूसरा एंटिटी होता तो ग्रेटर सही होता, लेकिन है नहीं तो ये गलत हो गया। ग्रेटेस्ट के लिए भी दो से ज़्यादा एंटिटी होने चाहिए थे, तो ये भी नहीं है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेट सक्सेस हो जाएगा। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश, सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स, चूंकि जो नए स्पीड लिमिट्स उनको क्या किया गया, उनको लागू किया गया, उनको क्या किया गया, लागू किया गया। नए स्पीड लिमिट को क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया। ठीक है, न्यू स्पीड लिमिट को क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया। वैसे एग्जैक्टेड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टेड का मतलब होता है बलपूर्वक, फोर्सफुली। इसका मतलब क्या होता है, फोर्सफुली, बलपूर्वक, फोर्सफुली वसूल करना, वसूल करना। वसूली भाई था ना, वो फोर्सफुली किसी भी चीज को वसूल करना, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टेड कहते हैं। डिक्टेटेड मतलब आपको पता ही है भाई, लादा हुआ, थोपा हुआ। और कंपेल्ड मतलब क्या होता है, बाध्य किया हुआ, मजबूर किया हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, इन्फोर्स्ड। नई स्पीड लिमिट जो है तो क्या हुआ भाई साहब, ग्रेट सक्सेस है। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर इन्फोर्स्ड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैव फॉलन। फॉलन क्या हो जाएगा, डेस्परेटली, एक्सट्रीमली, ड्रास्टिकली या टेरिबली। क्या हो जाएगा, जो एक्सीडेंट की जो संख्या है वो क्या हो गया है, घट गई है। किस तरीके से, ड्रास्टिकली घट गई है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथियों, ये 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। सेशन अगर समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट्स अगर इंपॉर्टेंट पसंद आए होंगे
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक डिस्कशन में चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे और प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे। बाय बाय।